बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो दूसरा हमारा पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण ये आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब अनुबंध के साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी आपको इंट्रोडक्शन के साथ पता होनी चाहिए। उसके बारे में आज की पूरी क्लास हम करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंधों के प्रकार। तो अनुबंध को फिर से हम आपके साथ एक बार क्लियर कर लें। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। एक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वो कहलाता है अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसी भी काम के लिए हो सकता है, जायज़, नाजायज़, लीगल, इलीगल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमने बात की थी, जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी हमने, वो जहाँ पर देखने को मिलते हैं एनफोर्सेबिलिटी। सेकेंड जो एस्पेक्ट था एनफोर्सेबिलिटी, यानी लॉफुल उसका कंप्लायंस, कानूनी तरीके से उसको लागू करना, ये अगर संभव हो सकता है तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रॉड लिस्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये इसलिए भी जरूरी है कि एक ही सेंट्रलाइज पॉइंट पर आपको सारी बातें जानने को मिल जाए। बहुत देर तक आपकी स्क्रीन सामने रहने वाली है, तो कभी भी आपने ध्यान रखें उसकी कनेक्टिविटी, या फिर बाद में फिर से वीडियो को देखकर उसकी दोबारा से स्टडी करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। वैधता कह लें, ऑथेंटिसिटी कह लें। ये हम कॉन्ट्रैक्ट की अगर आइडेंटिफाई करना चाहें, उसमें उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है ये देखना चाहें, तो हमारे पास जो बेसिक कैटेगरी आती है, एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको नाम देंगे हम वैध अनुबंध। ये पूरी बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में आपके साथ बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण, वो सारी बातें आपको हम शेयर कर चुके हैं। वो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। क्या एलिमेंट्स हैं? टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा पक्षकार, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसको हम बेसिकली एग्रीमेंट का नाम दे सकते हैं। फिर उसमें कंसिडरेशन की बात कर लें, कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी की बात कर लें, लॉफुल कंसिडरेशन की बात कर लें, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें। वो जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो इसमें शामिल हैं तो इसको नाम देंगे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो ये, तो हम ये मान लें कि ये वैलिड शब्द, ये जितने भी है वर्ड इससे पहले लगे हुए हैं, ये है एडजेक्टिव, उसको बताने वाले, उसकी विशेषता बताने वाले। तो अगर वैलिड नहीं भी लिखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट ही कह दिया। यानी उसमें सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जितने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बातें होनी चाहिए वो सब इसमें आ गई हैं। तो हम जनरल कंसेप्शन के बारे में बात कर लें, और कभी अगर दूसरा कोई एडजेक्टिव नहीं दी है तो हम कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं, वो हमारे आइडेंटिफाई है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से ही है। अब बाकी चीज़ें क्या हो सकती है? एक आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको नाम देंगे हम व्यर्थ अनुबंध। सही मालूम है ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। व्यर्थ अनुबंध के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वॉइड शब्द जोड़ा जाता है, वॉइड एग्रीमेंट के साथ जोड़ा जाता है बेसिकली। जिसका एनफोर्समेंट हो सकता है वो तो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जिसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी तरीके से निष्पादन नहीं कर सकते। कुछ बातें आपने पिछली क्लास से भी जान ली होगी कि जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी है, वो अगर उसका एसेंस आपको देखने को मिल रहा है, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की एज का नहीं हुआ है, इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, या किसी भी तरह का मेंटल कोई रिटार्डेड पर्सन है, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, या उसको किसी लॉ ने इसके लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है, वो चीज़ें हम अगर अलग करते हैं वो सारे के सारे वॉइड रेंज में आती हैं। या किसी के बिजनेस में एक फीचर हमने ये भी लिया था कि एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, जिसको व्यर्थ घोषित नहीं किया गया। व्यर्थ यानी कानून आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, लोग फुल तरीके से इसका निष्पादन नहीं करवा सकते हैं, वो हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब है वॉइडेबल। वॉइडेबल में सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से ऐसा एक एटमॉस्फेयर घटित होता है कि आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कोई
टर्म्स एंड कंडीशंस का वॉयलेशन भी हो सकता है या मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो सकती है। तो वो जो हम पहले बात करें स्वतंत्र सहमति वाली अगर एलिमेंट होता है तो वहाँ उन एलिमेंट्स को तो आपको शुरुआती लेवल पे देख लेना चाहिए। यहाँ पर ये बात है कि वो इसको नाम दो पहले व्यर्थनीय है। व्यर्थनीय है वो एक एग्रीमेंट है जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर विच इज वॉइड ऑन द डिजायर ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। जिस पक्षकार को किसी भी तरह का लॉस होने की संभावना है या जिसको किसी भी तरह की परेशानी होने की संभावना है, अगर वो चाहे तो इसको खत्म कर सकता है। वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वन पार्टी, वन कौन सी पार्टी? जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, जो भी पीड़ित पक्षकार की इच्छा है, उस पर अगर वो एनफोर्सेबल हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका भी एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगा। अवॉइडेबल इसलिए उसको चांस दे रहे हैं, वो चाहे तो पूरा करवा ले। कौन? जिसको नुकसान उठाना पड़ा, जिसको कोई मेंटल परेशानी का सामना करना पड़ा है, ऐसा पक्षकार चाहे जिसको पूरा करा ले। अब बात करें इलीगल, इसको अवैध, जो लॉफुल नहीं है, यानी भले वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर लें या हमारे बिजनेस के ऊपर लागू होने वाले किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो नोटिफाई किए गए हैं थ्रू द स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, उनका किसी भी तरह का अगर कोई वायलेशन होने की संभावना होती है, ये इलीगल होता है। एक तो ये होता है इलीगल, दूसरा होता है जो इलीगल कामों के लिए। अब इलीगल या इमोरल भी कह सकते हैं इसको, अनैतिक भी कह सकते हैं। चोरी, डकैती, हिंसा, ऐसी स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर हम कह रहे हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते क्यों है? इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरी तरह से लॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है, लेकिन इसकी हम जब कभी व्याख्या करते हैं तो ये हमारे लगभग 35 में आए हुए वर्ड है, इसलिए इसकी मीनिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब एक है अनएनफोर्सेबल, अप्रवर्तनीय। जो एनफोर्समेंट के योग्य नहीं है, जिनका निष्पादन नहीं हो सकता है, वही है इनकॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, इनएलिजिबल पार्टीज हैं, या किसी की संपत्ति को, जीवन को, बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाले या लीगल प्रोसीडिंग से इनको इम्पैक्ट करने वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए गए हैं, तो सारे के सारे अनएनफोर्सेबल माने जाएंगे। तो हमने शुरुआत में जो बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही बैंक कॉन्ट्रैक्ट से, ये बाकी चीज़ें ऐसे हो सकती है, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इनके ऊपर 2 मार्क्स में किसी के ऊपर भी, ये सारे टर्म्स ऐसे हैं इनमें किसी को भी उठाकर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बी रेडी, तैयार हो उसके लिए कि जब आगे ऐसी स्थिति आया है तो हम उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे लिए लर्निंग होगी। अब दूसरे हेड पर बढ़ते हैं, इसको है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन और ओरिजिन। कैसे बना है, उसके उद्गम का आधार, उसका ओरिजिन, उसका सोर्स एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, इसके आधार पर अगर सब डिवाइड करें तो एक तो है एक्सप्रेस, स्पष्ट। एक्सप्रेस मतलब एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्रेसली मेड क्लियर। हर तथ्य को, हर एलिमेंट को जो दोनों पार्टीज हैं, कौन सी, एक प्रपोजल देने वाली, एक एक्सेप्टेंस देने वाली, दोनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को एक दूसरे के सामने रख दिया है, म्यूचुअली डिफाइन कर दिया है, और जो भी एक दूसरे के मन में कोई कंफ्यूजन हो सकता है उसको दूर कर लिया गया है। ये क्या है? रिटर्न पैक्ट है, रिटर्न डीड है। तो वो एक्सप्रेसली हर चीज़ को खुल के एक दूसरे के सामने रख देना, बिल्कुल क्लियर उसका एक्सप्रेशन है। तो यह है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हर तरीके। और हम यही मान के चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होना है, छुपाने की बात होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह का वेरीफाइड इंटेंशन होना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह का फ्रॉड करने का इंटेंशन होना ही नहीं चाहिए। तो हमने हर चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया है वर्बली, और हो सके तो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट पेपर तैयार कर दिया जाए और उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया जाए। तो ये दोनों पार्टीज मेंटल पीस की स्थिति में आ सकते हैं। दूसरी बात है इम्प्लाइड
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलेंगे इम्प्लाइड होता है मान के चलना। ऐसा है जैसे कॉलेज है तो इम्प्लाइड है, यहाँ रेगुलर स्टडीज होती हैं। ये एग्जाम सेंटर है तो इम्प्लाइड बात मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होगा। तो जो जिस पक्षकार, जैसे किसी शो पर भी आप जाते हैं तो उस शो पर जो चीज़ें रखी हुई हैं तो ये इम्प्लाइड मान के हम चल सकते हैं कि यहाँ पर इसको ऐसी चीज़ रखने का, इस वस्तु को बेचने का अधिकार है। तो अगर वहाँ पर उस तरह की एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है तो कुछ चीज़ें मान के भी चली जा सकती हैं। अब जैसे कोई आप समुद्र में या किसी झील में बोटिंग करते हैं और उसमें जो भी वो आपके ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, बोट है, स्टीमर है, अगर वो खड़ा हुआ है तो ये इम्प्लाइड चीज़ है। इसको मेरे को नाम याद आ गया, मैं बता देता हूँ। गर्भित मान के चलना कि वो बोट समुद्र में, पानी में, तालाब में, झील में उतर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, ये मान के चलने वाली बात है। तो कुछ चीज़ें होती है एक्सप्रेस किया जाना बहुत जरूरी होता है, कुछ चीज़ों के लिए उसको इम्प्लाइड मान के हम चल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हम लेते हैं इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं सहयोगी। जिसका घटना के ऊपर, किसी फ्यूचर इंसिडेंट्स के ऊपर एनफोर्समेंट जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है कंटिंजेंट। ये खास तौर से जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में बात आती है कि पहले ये सशर्त अनुबंध होते हैं, इसका जो कंप्लायंस है वो तब होता है जब ये कंडीशन पूरी होती है। अब क्या होती है, ये वो दोनों पक्षकारों की उस एग्रीमेंट की जो कंपोनेंट्स हैं उसके या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके ऊपर अगर कोई चीज़ जुड़ दी है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस कार्य को पूरा करेंगे। अगर जैसे जवाई बांध के पानी का वितरण है तो कितना पानी जवाई बांध में आ जाए कि किसानों के लिए जवाई नहर खोली जा सके, ये यहाँ पर लोकल एक इशू हम मान सकते हैं। तो अगर उतना या उससे ज़्यादा पानी का स्टोरेज पानी हो जाए, जैसे 2 साल 3 साल पहले बिल्कुल उसमें से एक बूंद पानी सिंचाई के लिए नहीं लिया जा सका, तो कंडीशन अगर अप्लाई है किसी घटना के घटित होने पर तो जोड़ रखा है। ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध अनुबंध। कई बार दोनों पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ बनती है कि वो अनुबंध जैसा लगने लगता है। जैसे कोई टेलर के पास कपड़े सिलाने को देते हैं और फिर लेना भूल जाए, या अपने पड़ोसी के यहाँ पर अपना कोई मटेरियल छोड़ा हुआ है, घर से बाहर जा रहे हैं, सिटी से बाहर जा रहे हैं और बाद में आके उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो वहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में अनइवेंचुअली एक कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना हो गई जिसका पहले से कोई इंटेंशन नहीं था। ऐसा भी हो सकता है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होने की संभावना बहुत नॉमिनल होती है, एक्सेप्शनल केस में होती है। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरी दो कैटेगरी मानी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो भी आपकी एग्रीमेंट और उसके आगे चल के एनफोर्समेंट के बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्थिति बन रही है, उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, निष्पादन कैसे होता है। अगर निष्पादन को आधार बना लें, एक तो है एग्जीक्यूटेड, जिसको बोलेंगे हम निष्पादित। निष्पादित का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका एग्जीक्यूशन किया जा चुका है, विच हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी एंड पर किसी भी पक्षकार की तरफ से कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है। हमने बार बार बात की थी, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की जब बात कर रहे थे, कि दोनों पार्टियों का म्यूचुअल कंसिडरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल सेक्रीफाइस होना चाहिए। एक पक्षकार कुछ कर रहा है तो बदले में दूसरा पक्षकार भी कुछ करे, और बहुत ज़रूरी है कि दोनों की वर्थ लगभग इक्विवेलेंट मानी जा सके, समान मानी जा सके। तो अगर ये शब्द आ गया एग्जीक्यूटेड, कि जिसमें अब किसी भी तरह का कोई भी कमिटमेंट पूरा करना बाकी नहीं है, यानी एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, अब इसका लीगल कॉम्प्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की कोई भी एस्पेक्ट बची हुई नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो कहलाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
और एक होता है एग्जीक्यूटिव, इसको बोलेंगे निष्पादनीय। और ये वर्ड अपने आप बता देगा कि इसमें निष्पादन बाकी है, निष्पादित हो चुका है और निष्पादनीय है, अभी कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है? या तो हो सकता है यूनिलैटरल, इसको बोलेंगे एक पक्षीय निष्पादनीय, और यह हो सकता है बाइलेटरल, इसको बोलेंगे द्विपक्षीय। यदि कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टियों में से किसी भी एक पार्टी की तरफ से अभी कुछ काम किया जाना बाकी है, कोई कमिटमेंट पूरा किया जाना बाकी है, तो ये क्या रहेगा? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव। ये वर्ड अपना बता देगा कि अभी एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, कुछ काम बाकी है। किस पार्टी से बाकी है? किसी एक पार्टी की तरफ से बाकी है। और अगर आ जाए बाइलेटरल, द्विपक्षीय, दोनों पार्टियों ने कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, कुछ बातें अभी पूरी करनी बाकी है। हो सकता है कैश पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी सारी नहीं हुई है, हो सकता है सारा जितने भी गुड्स का आपने एग्रीमेंट किया था वो सारा माल पहुंच नहीं पाया है। तो दोनों ही पार्टी के पॉइंट से अगर निष्पादन बाकी है तो ये कहलाएगा बाइलेटरल। और अगर एक पार्टी कोई सी भी हो सकती है, प्रपोजल देने वाले भी, एक्सेप्टेंस देने वाले भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका निष्पादन बाकी है तो ये कहलाएगा निष्पादनीय अनुबंध। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए इन सब के साथ आपका एक इंट्रोडक्टरी जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। खास तौर से आप तो सारी एनर्जी इसके ऊपर रखेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको समझ में आता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट, अनुबंध का कंसेप्ट, या कहें कि हमारा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया, ये मालूम चला जा सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि शॉर्ट आंसर्स जब आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं परीक्षा में, तो उसमें इंट्रोडक्शन में किसी का भी परिचय आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देखें। ये इसके लाइफ्स को बिल्कुल क्लियर करके आप चलेंगे। गुड लक। थैंक यू।